नाज़रीन, जब से 9 मई का वाक़या हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तेज़ी से अपने ज़वाल की जानिब गामज़न है। मैं मुसलसल पिछले चंद दिन के वीलॉग्स में आपको बता रहा हूँ कि 70 से 80% तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी वाक़ हो चुकी है, जिसका वाज़ेह सबूत आज आपने देखा कि कराची के जो MNA, जिन्होंने बाकायदा तौर पर इस ज़िमनी इलेक्शन में महमूद मौलवी साहब MNA मुंतखब हुए थे, आज उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाज़ाब्ता तौर पर छोड़ने का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, ये शुरुआत है। अभी आपको चंद ही दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये मैं फैसलाबाद डिवीज़न के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके पार्टी को छोड़ने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। इसके साथ लाहौर में कुछ लोग हैं, पिंडी डिवीज़न में कुछ लोग हैं। पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शराजा जो है वो बिखरने वाला है। जो एक लेवल था आज से 10 दिन पहले, अब वो तेज़ी से अपने ज़वाल की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानब इमरान खान साहब को एक TV चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक उनको आर्मी एक्ट के तहत 2 मुकदमात में नामजद कर दिया गया है। और कल की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और आज की कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है, उसमें वाज़ेह तौर पर यह कह दिया गया है कि जो शख्स भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसको किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि आला अदालतें और हाई कोर्ट्स और दीगर अदालतें जो हैं वो इंतहाई नरम रवैया अख्तियार कर रही हैं। इसीलिए इन सब के ऊपर जो मुकदमात हैं वो आर्मी कोर्ट्स में, स्पेशल जो अदालतें होंगी वो फ़ौजी अदालतों में चलाए जाएंगे। नाज़रीन, कहते हैं ना कि अत खुदा का वैर होता है। आपने आज एक वीडियो देखी जिसमें फवाद चौधरी साहब बाकायदा तौर पर भाग रहे थे और उनका जिस्म, उनका चेहरा, उनका किसी भी चीज़ का साथ नहीं दे रहा था। नाज़रीन, ये वो शख्स था जिसने कहा था कि आज से 6 दिन पहले का उसका ट्वीट है कि मैं मोहसिन नकवी, तुम अपनी बदमाशी जो है वो भूल जाओगे, चंद दिन तुम्हारे पास हैं और फिर तुम जूते छोड़कर भागोगे। और आज वो सब ने देखा कि फवाद चौधरी साहब खुद भाग रहे हैं। और इस हवाले से इमरान खान ने बाकायदा तौर पर ये बिल्कुल कन्फर्म खबर है कि ज़मान पार्क में अपने लोगों का है कि जिस तरफ फवाद चौधरी भागे हैं, इससे यकीनी तौर पर हमारे जो कारकुनान हैं उनकी इंतहाई ज़्यादा हौसला शिकनी हुई है और उनका जो मोराल पहले डाउन था वो मज़ीद डाउन हो गया है। तो नाज़रीन, ये पूरी PTI में अब ऐसा ही होगा। जो शख्स भी गिरफ़्तार हो रहा है उसको अदालतें रिहा कर रही हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है उनको आगे से पुलिस जो है वो फिर दोबारा से गिरफ़्तार कर लेती है। इसकी मिसाल श्री मिज़ारी और वो एक उनकी जो चित्राली साहबा जो एक सेनेटर हैं, उनको भी आज जैसे ही अडियाला जेल से रिहा किया गया, बाहर पुलिस खड़ी थी, उसको फिर गिरफ़्तार कर लिया और उसका पूरा ख़ानदान इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठा हुआ है, उनका ईमान मज़ारी समेत। तो बहरहाल हालात जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए टफ़ से टफ़ तर होते जा रहे हैं। और ये कोई ऐसा इमरान खान साहब देखें, आज वो आए, कहते जी मैंने जी अब अपनी तहकीकात कर ली हैं, मुझे पता चल गया है कि इसमें जी एजेंसियों के बंदे हैं और एजेंसियों के बंदों ने ये करवाया है। तो क्या वो जो एक ऑडियो चल रही है मुराद सईद की, क्या वो एजेंसियों का बंदा था? क्या वो शहरयार अफरीदी जो कह रहा था कि सीधा सब GHQ में चलें, तो क्या वो एजेंसियों का बंदा था? डॉक्टर श्री मज़ारी के ट्वीट्स जो थे इसी हवाले से वो सामने आए, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ़्तार किया गया, क्या वो एजेंसियों की औरत थी? सबसे बड़ी बात, जो इनकी इंतहाई करीबी आलिया हमज़ा, उसके साथ साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद और ये उनकी बहन और पता नहीं कितने लोग हैं, उनके जो नए नवेले जो टिकट होल्डर्स थे, सबकी वीडियो ऑडियोज़ मौजूद हैं जिसमें वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि हम GHQ जा रहे हैं, हम कोर कमांडर के घर जा रहे हैं, हम आग लगा देंगे, हम ये कर देंगे और इन्होंने हमारी रेड लाइन को तोड़ा तो हम अब इनको जो है सबक सिखाएंगे। तो क्या ये सारे लोग, ये सारे वीडियो एविडेंस, ऑडियो एविडेंस, क्या ये सब एजेंसियों की क्रिएट करता है? इसलिए नाज़रीन, ये आप बिल्कुल समझ जाएँ कि इमरान खान साहब अब बहुत जल्द अपने ज़वाल की जानिब गामज़न है और किसी भी सूरत में ये मुमकिन नहीं है कि वो इस चीज़ से सर्वाइव कर जाएं। हाँ, उनके लोग ये चीज़ें फैला रहे हैं कि जी आप 15 दिन अपने आप को अंडरग्राउंड रखें, 15 दिन के बाद हालात जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे। तो आज जो कौमी सलामती कमेटी में वाज़ेह तौर पर फ़ौज ने भी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी वाज़ेह कहा है कि अगर मैं भी कहूँ कि इस शख्स को छोड़ दिया जाए तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ी। नाज़रीन, ये वो इशारे हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब मेरे ख्याल में कोई शायद मुआजिज़ा ही हो जो बचा सके। ये वो तरीक़े इंसाफ है
आज से 10 दिन पहले जिन्होंने टिकटें ली थी, आप यकीन माने कि वो भंगड़े डाल रहे थे और बेचारों ने करोड़ों रुपया देकर टिकटें वो खरीदी थी, और उसके बाद आज वो फैमिली समेत दुबई को कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो वो हर चीज़ छोड़ के उसका जिसे कहते हैं कि वो कहाँ गई खुशियाँ, कहाँ गया सारा कुछ, और कहाँ गई वो मकबूलियत। ये पाकिस्तानी तारीख में नाज़रीन ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरह से इतने घिनौने तरीके से जो आर्मी इंस्टॉलेशन है उनको इस तरह जलाया जाए, उनकी इस तरह बेहुरमती की जाए। आज तक टीटीपी, इंडिया की फ़ौज की, इंडिया के लोगों की, इंडिया के जासूसों की कभी ये इतनी हिम्मत या जुर्रत नहीं हो सकी कि वो इन जगहों तक पहुँच भी सके। आप अंदाज़ा करें कि इनके सारे टारगेट्स सेट थे। नाज़रीन, मैंने इस हवाले से बाकायदा 9 मई के जब वाक़या पेश आया तो मैंने इस हवाले से बाकायदा ट्वीट किया था कि क्या आप सब ये देखें कि हर शहर में आर्मी की जो तनसीबात है उसके ऊपर ये क्यों लोग पहुँचे हैं। इसका मतलब है कि सब कुछ पहले से तय था और इनका मकसद था कि किसी तरह से भी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको अपने एक किस्म का कदमों में झुकाएं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये बहुत बड़ा बैकफायर हो जाएगा, और जो एक मकबूलियत की रट लगाए बैठे थे वो अब अंदाज़ा करें कि इमरान खान ने बाकायदा तौर पर कॉल दी कि आज नमाज जनाजा जो हमारे शहीद कारकुनान हैं उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। तो नाज़रीन, ज़मान पार्क में 3 सफ़े भी मुकम्मल नहीं थी, 3 सफ़े। जो कहता था कि मैं पूरे पाकिस्तान के, मैं उम्मत मुसलमान का सबसे बड़ा लीडर हूँ, मकबूल तरीन जमात और वफाकी अलामत जमात, और वफाकी अलामत जमात के कारकुनान, उनके बकौल 47 कारकुनान शहीद हुए, उनकी गायबाना नमाज जनाजा में 3 सफ़े भी मुकम्मल नहीं थी। इस कहाँ की मकबूलियत, कहाँ गया वो सारा कुछ। इसका मतलब है कि आपने सीधा सीधा इस मुल्क के वक़ार के साथ खेला, आपने खिलवाड़ किया। लोग हमें, यकीन माने मेरी ज़ात को बहुत सारे लोग गालियाँ देते हैं कि ये जी आप क्या, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब उसमें कमी वाकई शायद इसलिए हो गई है कि पिछले 9 मई से शायद उन दोस्तों को अपनी पड़ गई है, वो जो गालियाँ देते थे तो उसमें कमी तो कुछ आई है। लेकिन फिर भी दोस्त कहते हैं कि जी आप इस हवाले से PTI के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। भाई, PTI के ख़िलाफ़ हम बात नहीं कर रहे, हम उन लोगों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं जिन्होंने ये अमल किया, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेड़ा गर्क किया। नाज़रीन, मैं खुद ये चाहता था, मेरा हर प्रोग्राम आप उठाकर देख लें, उसमें ये होगा कि इमरान खान साहब को चाहिए कि सिर्फ तारीख लें, तारीख रिटन फॉर्म में एक एग्रीमेंट की सूरत में तारीख इलेक्शन की लें और इलेक्शन की चुप करके तैयारी करें, और ये लड़ाई झगड़े और ये एजिटेशन भूल जाएं। लेकिन इमरान खान साहब को पता नहीं किस चीज़ का खुमार था, कौन सी ऐसी उनके अंदर ऐसी मगरूरी थी, ऐसी कौन सी चीज़ थी। वो अपने आप को, उनका एक्ट देख लें, जब वो गिरफ्तार हुए तो उनको कहा गया जी कि आपको दोबारा कहीं ना गिरफ्तार, कहते जी अगर दोबारा करेंगे फिर ऐसा हो जाएगा। उनकी हरकतों सकनात आप हाई कोर्ट्स में बैठे देखें तो आपको लग जाएगा पता, जैसे वो खिलंडरा नौजवान, उसको लग गया पता कि जी मैं तो बहुत मकबूल हूँ, मेरे पीछे इतनी आग और पता नहीं क्या क्या कुछ लग गया, तो उनको उस वक्त अपनी वो एक फतह महसूस हो रही थी। लेकिन दरअसल वो उनकी तारीख की बदतरीन शिकस्त थी, और उनके साथ मेरे ख्याल में अभी तो नाज़रीन, अभी तो इसका आगाज़ भी नहीं हुआ, अभी तो वो लोग सामने आ रहे हैं जो अभी मेरे ख्याल में, मैं ये महमूद मौलवी साहब, ये बारिश का पहला कतरा है। अभी आप चंद दिनों में देखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टिकट्स है वो कैसे वापस होती हैं, किस तरह से लोग इस पार्टी से अपना फासला अख्तियार करते हैं, और किस तरह से लोग जो है वो इमरान खान साहब को फिर छोड़ेंगे। इमरान खान को अगर देखिए नाज़रीन, अगर इमरान खान को ये आर्मी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी कम अज़ कम सज़ा 14 साल कैद है या सज़ाए मौत है। मैं इस हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि किसी सियासी लीडर के साथ ऐसा हो, लेकिन इस सियासी लीडर ने भी तो पाकिस्तान की तारीख उल्ट कर दी है। आप देखें कि जो काम पूरा कोई दुश्मन नहीं कर पाया तो वो अपनों ने कर दिया। ये पाक फ़ौज अगर ये डंडे खाती रही, अगर ये लोग एक किस्म का आग सहते रहे, अपनी गालियाँ सहते रहे, पत्थर सहते रहे, तो उसकी वजह सिर्फ ये थी कि ये लोग अपने लोगों पर गोलियाँ नहीं चलाना चाहते थे। ये अपने लोगों को, अगर कोई दुश्मन होता तो मेरे ख्याल में शायद उसकी 7 नस्लें पुश्तें याद रखती कि भाई ये हमने हमला किस पे कर दिया, हमने किसकी तरह मैली आंख से देखा है। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती ये थी कि अपने लोग थे, अपनी आवाम के ऊपर कैसे गोलियां चलाई जाती, कैसे उनके ऊपर रिएक्शन किया जाता। तो ये वो वजह थी जिसकी वजह से ये शेर बने, और इन्होंने, हम तो इस वक्त तारीख के सबसे बड़े मोड़ पर आ गए और हमने तहस नहस कर दिया पूरी फ़ौज को। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि वो पाकिस्तान जिसकी मेरे ख्याल में ये असास पर हमला था, ये बुनियादें हिलाने की बात थी, ये जलाओ घराव नहीं था। ये तो एक ऐसा था कि जिससे ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं कौन सी मगरबी दुनिया का एजेंडा है जो इस वक्त खान साहब पूरा कर रहे हैं। और मैं ज़ाती तौर पे शायद इतना अग्रेसिवली ना बोलता, लेकिन नाज़रीन यहाँ पर अमर ये वाक़या पैदा होता है कि सबसे बड़ा जो एक किस्म का ब्लंडर हुआ वो ये हुआ कि अब ये कह रहे हैं कि जी ये एजेंसियों के लोग थे जिन्होंने किया।
ان کی ویڈیوز اٹھائیں، ان کی آڈیوز اٹھائیں، ان کا ایک ایک چیز ایویڈنس سے بھرپور چیز ہے، تو پھر اس کے باوجود خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال میری تو دعا ہے کہ خان صاحب کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، لیکن جو انہوں نے کام کر دیا ہے یہ قائم رہنے والا نہیں ہے ناظرین۔ یہ آپ بالکل اس چیز کو آپ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک قصہ پرینہ بننے جا رہی ہے۔ یہ بات ہاں بہت سارے لوگ ابھی کہیں گے کہ جی ایسا نہیں ہوگا، کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، یہ پیپلز پارٹی نہیں ہوئی، یہ نون لیگ نہیں ختم ہوئی، لیکن پیپلز پارٹی نون لیگ نے ناظرین ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ ایسا نہیں کیا تھا کہ وہ جا کے جی ایچ کیو میں گھس گئے، وہ جا کے کور کمانڈر ہاؤس میں گھس گئے، وہ جا کے پی ایف سکول میں گھس گئے، وہ جا کے جنہوں نے جہازوں کو آگ لگا دی، ایسا میرے خیال میں کسی بھی پارٹی نے نہیں کیا۔ جو انہوں نے کیا ہے اور ان کے ساتھ جو ہوگا وہ بھی ظاہری بات ہے پھر کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا۔ تو اس لیے آپ جمع خاطر رکھیں، اور جو لوگ سیاسی لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے مسکن ڈھونڈ لیں نئے۔ یہ میں اس لیے مشورہ دے رہا ہوں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ بڑے عرصے سے میں بات کرتا آ رہا ہوں کہ کٹ ٹو سائز اس کے اوپر ہونا ہے، لیکن مجھے نہیں اندازہ تھا کہ کٹ ٹو سائز اس طرح سے ہوگا۔ یہ کٹ ٹو سائز اگر ویسے ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ ایجنسیوں نے ان کے بندے توڑ دیے جس طرح دوسری پارٹیوں کو توڑتے تھے، لیکن اب یہ ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ کوئی بھی شخص جو ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اسی بیانیے کے ساتھ تو میرے خیال میں وہ غدار وطن ٹھہرائے گا، اور یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ذی شعور ہو، وطن کی محبت سے سرشار ہو، اور پھر کہہ جی کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے تلے رہیں گے، جو ہم اسی طرح ہی کرتے رہیں گے۔ اور جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں ناظرین، میری تو کوئی جسے کہتے ہیں بساط نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اب گرفتار ہوں گے تو پوری پاکستان تحریک انصاف کو چیلنج ہے وہ ایسا کر کے تو دکھائیں آپ دوبارہ۔ اب خواب میں بھی نہیں سوچیں گے جس طرح کارکنان کو بی آر او مددگار چھوڑا گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں ان کے لیڈر بھاگ رہے ہیں ضمانتوں کے لیے، ان کے پاس تو پیسے ہیں، ان کے پاس تو وکیلوں کی فیسیں دینے کے لیے بے تحاشا پیسہ ہے، لیکن وہ غریب بیچارے جن کے اوپر دہشت گردی کے پرچے درج ہو چکے ہیں وہ 3 مہینے، اب کیا 3 سال وہ بیچارے باہر نہیں آ سکیں گے، اور جن کے اوپر آرمی ایکٹ کے تحت ہوگا وہ تو 6 مہینے 6 سال تو وہ بیچارہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے کوئی بھی شخص جو ہے ہاں آپ ووٹ ڈالیں، آپ سیاسی جماعت کی حمایت کریں، لیکن اس کو کم از کم اس طرح سے نہ لیں کہ آپ اس کے لیے اپنا خاندان جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیں۔ تو بہرحال ناظرین قصہ مختصر یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دن جو ہیں وہ تقریباً گنے جا چکے ہیں، اور اس حوالے سے جو ایک المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک اچھا، ہم سمجھتے تھے کہ اچھا لیڈر ہے، چلیں ایک اچھی اپوزیشن ہو تو حکومت کو بھی ذرا ایک قسم کا تگڑا قسم کا ڈر رہتا ہے کہ وہ کام کرتی رہتی ہے، لیکن بدقسمتی سے عمران خان صاحب اب جو ہے اپوزیشن بھی شاید وہ نہ کر پائیں۔ آج آپ نے سب سے دیکھیں یہ جو امریکہ میں انہوں نے لابنگ فرمز ہائر کی ہوئی تھی، آپ اندازہ کریں کہ اتنا کروڑوں روپے ان کو جا رہا تھا۔ آج امریکہ کا واضح طور پر دفتر خارجہ کا بیان آیا کہ آرمی تنصیبات پر جو حملہ کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کو کسی بھی صورت میں پاکستان کے اوپر نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اوپر کارروائی مت کریں۔ آپ اگر پھر انہوں نے یہ بھی دفتر خارجہ امریکی کا ترجمان کا بیان ہے کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا جائے تو ہم یہی کہیں گے کہ انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے ان کی گرفتاری کے دوران۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کروڑوں روپیہ انہوں نے لابنگ فرموں کو دیا تھا وہ بھی بیکار گیا۔ کوئی بھی حکومت، کوئی بھی ملک اس چیز کی سپورٹ نہیں کر سکتا کہ آپ اپنی آرمی کو جلا دیں، آپ اپنے ملک کے وقار کو جلا دیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ وہ ملک آپ کی حمایت کے لیے کھڑا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان سے سیدھی دشمنی لے گا۔ تو بہرحال جو پاکستان تحریک انصاف نے کرنا تھا وہ کر چکی ہے۔ بہت سارے لوگ ہمیں کہیں گے، میں تو میرے خیال میں شاید اس شہر میں پہلا بندہ تھا جس نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت 4 مہینے بعد ختم ہوگی، تو وہ ختم ہوگی تھی۔ اور یہ نہیں کہ میں کوئی عقل کل ہوں، میں الحمدللہ اس طرح ضرور نالج رکھتا ہوں کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال یہ میری کنفرم بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا شرازہ جو ہے بہت جلد آپ بکھرتے ہوئے دیکھیں گے، اور آپ اندازہ کریں کہ علی زیدی کو 6 دن کہاں رکھا گیا یہ بھی میں جانتا ہوں، لیکن علی زیدی کو جیسے ہی وہ باہر نکلے ہیں ان کے گھر کو سب جیل قرار دے دیا گیا۔ اگلے چند دن بعد آپ کراچی کے علی زیدی کا بیان بھی دیکھیں گے کہ وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ، شاہ محمود قریشی اپنی بیل تک اپلائی نہیں کر رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے پیچھے بہت ساری کہانیاں ہیں۔ ابھی آپ کو چند دن آپ دیکھیے گا تو آپ کو نظر آ جائے گا کون کون جو شخص ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہتا ہے۔ بہرحال جو بویا ہے اب ان سب کو مل کے کاٹنا پڑے گا۔ کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔